हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिटेल में इंफॉर्मेशन देखी है वो देखी है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ट्रेड रेगुलेशंस के बारे में, कि कैसे एक बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में ऑपरेट करता है, उस सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस उस बिजनेस के ऊपर होता है। आज इसी इंटरनेशनल डीलिंग से रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WTO। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। WTO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसने रिप्लेस किया है गैट को, GATT, गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या फिर जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, आप बुलाओ, इट इज़ वन एंड द सेम। अब ये जो रिप्लेस किया गया है, सबसे पहले तो गैट, इसको क्यों लाया गया था? 1947 में गैट को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद में इकोनॉमीज कई तरीके से सफ़र कर रही थी। उस सफरिंग को रोकने के लिए और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए गैट जैसे अग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम सब जानते हैं गैट जो है, नाम ही बता रहा है, जनरल अग्रीमेंट। तो ट्रेड को रेगुलराइज करने वाली कोई बॉडी नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ एक अग्रीमेंट था जिसके बेसिस पर इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो चला करते थे या विद इन द कंट्रीज ट्रेड रन हुआ करते थे। अब इसके अंदर भी कई सारे लूप होल्स थे, जैसे इसका नाम है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इसने सिर्फ गुड्स को इन्वॉल्व किया था, सर्विसेज इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं थी। दूसरा एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट जो है वो नहीं बना था जो कि क्लियर कट आंसर दे सके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के बारे में। पहली चीज़, सर्विसेज नहीं थी, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई बात नहीं की गई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे बात नहीं की गई थी, कई सारे लूप होल्स थे। इन लूप होल्स को फिल किया गया उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर 1990s में, यानी कि यहाँ पर जो ईयर दिया गया है हमारे WTO के लिए, वो दिया गया है 1990s में। डिस्कशन होते होते 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको जो साइन किया था गैट के अंदर 23 कंट्रीज़ ने, यानी गैट में 1947 में 23 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने गैट के इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था। अब इसको रिप्लेस किया 1995 में WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो चाहती थी ग्लोबल डिप्रेशन को रिड्यूस किया जा सके, ट्रेड को लिबरलाइज किया जा सके, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में 1991 में इंट्रोड्यूस की गई है। तो उस ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए WTO 1995 में आया है। ग्लोबल ट्रेड कॉमर्स को हमने रेगुलेट करने की सोचा। एक और लूप होल था, टेरिफ बैरियर्स था, नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं था। तो यहाँ पर टेरिफ एंड नॉन टेरिफ दोनों को ही क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया। कब? जब WTO फॉर्म हुआ तब। अब WTO का स्कोप क्या है? गैट के कंपैरिजन में ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि इसमें गुड्स भी कवर होते हैं, सर्विसेज भी कवर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कवर होते हैं और इन्वेस्टमेंट मेजर्स भी कवर होते हैं। मेंबर नेशंस एज ऑफ फेब 2024, यानी कि एक साल पहले तक, इसके अंदर कितनी मेंबर नेशंस, लास्ट जो रजिस्टर रही है वो है 166 मेंबर नेशंस, जो आज WTO के अंडर जुड़ी है और ट्रेड करती है। तो ये हमारा गैट था जिसको रिप्लेस किया है हमारे WTO ने। अब कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है WTO में? पहला है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां पर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिस अग्रीमेंट के अंदर। दूसरा, ट्रिम्स, ट्रेड्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इक्वली, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इक्वली ट्रीट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, जैसे GATT, यानी कि ट्रेड एंड टैरिफ वाले गैट के अंदर क्या था, सिर्फ गुड्स था। गैट्स में WTO के अंडर ये एग्रीमेंट है जिसमें सर्विसेज को भी लिबरलाइज किया गया। लास्ट है AOA, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चरल ट्रेड को भी प्रमोट किया गया। कैसे प्रमोट किया गया? इनके ऊपर टैरिफ्स और इन पर लगी हुई सब्सिडीज को हमने, टैरिफ्स को रिड्यूस किया और सब्सिडीज को ऑफर करना शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है अंडर WTO।
ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेकेंड आता है ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तीसरा आता है हमारा गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, और आता है हमारा चौथा AOA विच टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इस WTO को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले तो वर्ल्ड ट्रेड और डेवलपमेंट को हम बढ़ाना चाहते थे, तो प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। दूसरा, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज है उसको हमने क्या किया, अप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पर हर एक नेशन को हमने इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कंट्रीज के बीच में नहीं रखते हैं। तीसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जब हम ट्रेड कर रहे हैं आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो मेक श्योर करते हैं जिस कंट्री में रिसोर्सेज ना हो वो अवेलेबल कर सकती है रिसोर्सेज उन कंट्री को जिनके पास उन चीज़ों की कमी है। जहाँ पर एबंडेंट है और जहाँ पर लैक करता है दोनों आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रिएट जॉब्स इन मेंबर नेशंस, जहाँ पर हम मेंबर नेशंस में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आकर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो इंडियंस को ही हायर करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमारे नेशन में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्लोबली लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अंडर दी WTO कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। अब फंक्शन कैसे करता है WTO? रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि इंडिया रिड्यूस्ड पीक कस्टम्स ड्यूटी फ्रॉम 150% टू 10%। 1991 में कस्टम ड्यूटी चार्ज करते थे 150%, तो हमने उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, आज कस्टम ड्यूटी 10% ही चार्ज होती है। टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सेकेंड है असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशंस, डेवलप नेशंस जो है वो कंसेशंस देते हैं किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। स्पेशल कंसेशन मिलता है अफ्रीकन नेशंस को ताकि उनके एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। थर्ड है फोरम फॉर नेगोशिएशन, 159 मेंबर नेशंस डिस्कस करते हैं ट्रेड इश्यूज के ऊपर। दोहा राउंड नेगोशिएशन में रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के ऊपर क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। तो अगर किसी नेशन के साथ हमें नेगोशिएशन करना है तो वो भी ओपन फोरम में हम करते हैं विद डिफरेंट नेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ WTO एग्रीमेंट, इंश्योर करते हैं कि आप कंप्लाई अदियर कर रहे हो ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स एंड AOA के एग्रीमेंट्स को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट को आप मॉनिटर करते हो कि कहीं पर भी किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं किया जा रहा है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, गैदर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट करता है WTO। इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट कितना है, जैसे कि इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन कितना है, इन सब को लेता है ताकि ट्रेड के ऊपर डिसीजन ले सके। कंसल्टेंसी ऑफ सर्विसेज, गाइडेंस देता है किसको, डेवलपिंग नेशंस को। कौन देता है, WTO ये गाइडेंस डेवलपिंग नेशंस को देता है। जैसे क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो इन चीज़ों पर गाइडेंस देने का काम करता है WTO। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ मेंबर नेशंस पॉलिसी, रिव्यूज ट्रेड पॉलिसीज फॉर कंप्लायंस विद WTO गाइडलाइंस। ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना, देखते रहना कि WTO ने जो भी गाइडलाइन बनाए हैं एज पर एनी चेंजेस, क्या हम उन पॉलिसीज़ में चेंजेस करते हैं या नहीं करते हैं। मेंबर नेशंस ने WTO की बनाई हुई पॉलिसीज़ को फॉलो किया या नहीं किया है, ये मॉनिटर करता है WTO। एग्जाम्पल, इंश्योरिंग इंडियाज ट्रेड पॉलिसीज अलाइन विद द WTO रूल्स, यानी कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी WTO के रूल के हिसाब से चल रही है या नहीं चलती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मेंबर नेशन के बीच में किसी तरीके का ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम भी WTO करता है। जैसे USA वर्सेस इंडिया में एंटी डंपिंग डिस्प्यूट रिजॉल्व थ्रू WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB। USA और इंडिया के बीच में डंपिंग के रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स था उसको भी रिजॉल्व WTO ने किया है विद द हेल्प ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब WTO खुद नहीं उतरा है, उसने हर काम के लिए अपने सब हेड्स को रखा है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो WTO के अंडर आती है उसने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, USA और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है विद रेफरेंस टू एंटी डंपिंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, डिस्प्यूटिंग नेशंस के बीच में नेगोशिएशन करवाना। अगर अनरिजॉल्व है तो DSB एक पैनल को, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड्स जो है वो एक पैनल को अपॉइंट करता है और वो पैनल 6 महीने के अंदर उस डिस्प्यूट को क्या करती है, रिजॉल्व करती है। तो वही एग्जाम्पल है जैसे कि USA इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन इंडियन स्टील
रिजॉल्व्ड थ्रू WTO मीडिएशन, यानी WTO के इंटरफेरेंस के साथ साथ यूएसए ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की थी इंडिया के स्टील के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसको रिजॉल्व किया। किसने रिजॉल्व किया? WTO ने रिजॉल्व किया। नाउ इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है हमारे WTO का? पहला है ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस, रिडक्शन इन टैरिफ्स। इंडिया रिड्यूस्ड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज पोस्ट WTO मेंबरशिप। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू EU एंड USA grew ड्यू टू रिड्यूस टैरिफ्स। इंडिया ने टैरिफ्स को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया मेंबर नेशंस पे, जिसकी वजह से EU जो है एक्सपोर्ट करता है EU को, और USA को इंडिया अपना टेक्सटाइल जो है इन कंट्रीज में बेचता है। ग्रीव ड्यू टू रिड्यूस टैरिफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैरिफ को रिड्यूस किया गया तो इंडिया ने एक्सपोर्ट्स वहाँ पर बढ़ा दिए। इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन, इंडिया की स्टील एंड ऑटो इंडस्ट्रीज जो है वो स्टिफ कंपटीशन फेस करती है फ्रॉम चीपर एडवांस्ड इंपोर्ट्स। बाहर से जो इंपोर्ट्स आते हैं उनकी वजह से हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत ही स्टिफ कंपटीशन इंपोर्ट मार्केट में फेस करते हैं। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर में चैलेंजेस फेस करते हैं। सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स जो है कंपटीशन मिलता है हमको AOA के अंडर। इंडियन फार्मर्स स्ट्रगल्ड अगेंस्ट US एंड EU एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। EU और USA का एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के अगेंस्ट इंडियन फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में ट्रिप्स जो है इनिशियली पोस्ट चैलेंजेस बट लेड टू इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन में इंडिया को ऑफ कोर्स ये परमिशन मिली है कि वो जेनरिक मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कर सके। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अफोर्डेबल HIV और AIDS ड्रग्स एक्सपोर्टेड ग्लोबली। हमारे नेशन में जेनरिक मेडिसिन होती है जहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो फॉर्मूला कौन से मेडिसिन का, वो जो महंगी मेडिसिन आती है जो मेडिकल लाइन में होती है। दो तरीके के मेडिकल्स होते हैं, एक जेनरिक होते हैं जहाँ पर दवाइयाँ आपको फॉर्मूला सब सेम रहेगा, कंपनी इंडियन होगी इसीलिए सस्ती मिलती है। तो यहाँ पर आपको ट्रिप्स ने जो है वो भले पहले चैलेंजेस फेस किया लेकिन बाद में अलाउ भी किया है कि आप उन चीज़ों को कॉपी कर सकते हो और उन फॉर्मूले को कॉपी करके अपनी मेडिसिन को ऑफर कर सकते हो, क्योंकि ये लोगों के लिए मेडिसिन जैसी चीज़ें अफोर्डेबल होना ज़रूरी है। सर्विसेज में गैट्स बूस्टेड इंडियन IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। एग्जाम्पल, IT हब्स इन बैंगलोर एंड हैदराबाद एक्सपांडेड ग्लोबली। तो इंडियन IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज की वजह से, जहाँ पर बैंगलोर और हैदराबाद जैसे IT हब्स जो है वो और ज़्यादा ग्लोबली एक्सपांड हो चुके हैं। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चेंजेस, तो स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं जैसे कि इंडियन फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अलाइंड विद इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी खाने पीने की चीज़ें या मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट आप यहाँ से बाहर सेल कर रहे हो, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, सिंप्लीफाइड कस्टम्स प्रोसीजर रिड्यूसिंग डिलेज एंड कॉस्ट। कस्टम प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कॉस्ट और डीले जो है वो ना हो। फास्टर क्लियरेंस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स में क्लियरेंस जो है वो बड़ा ही क्विक कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बूस्ट कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, FDI जो है वो रिटेल, एविएशन, टेलीकॉम में ज़्यादा से ज़्यादा हमने ऑलमोस्ट रिटेल में 100% हमने FDI जो है वो अलाउ किया है। वॉलमार्ट और अमेजोन जो है वो इंडियन रिटेल मार्केट में पूरी तरीके से एंटर हो चुके हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में WTO कंप्लायंस, एक्सीलरेटेड रिफॉर्म्स इन ट्रेड पॉलिसी एंड कंपटीशन लॉ, जहाँ पर WTO ने मेक श्योर किया है कि ट्रेड पॉलिसी और कंपटीशन लॉ जो है एज पर द रूल सेट बाय WTO फॉलो होता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड रिजोल्यूशन, जहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अगेन इंडिया सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स विद USA ओवर सोलार पैनल सब्सिडीज। सोलार पैनल सब्सिडीज के ऊपर भी डिस्प्यूट था जिसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। Challenges, example, complaints against India's agricultural subsidies required policy adjustment। इंडिया के एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से रिलेटेड जो कंप्लेंट आती है तो कहीं ना कहीं उनको पॉलिसी में चेंजेस करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन, जहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की। इंडियन ऑटो कंपनीज अडॉप्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन्होंने ड्रग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखाया है ताकि ग्लोबली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। SMEs के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? अपॉर्चुनिटीज़ में जैसे कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स के जैसे ऐसे बिजनेसेस में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है।
चैलेंजेस, छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं ताकि वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास होता लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है हमारे SMEs के लिए। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पर हम जॉब क्रिएट करते हैं, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स है जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इंडियन कंपनीज इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एनहांस वर्कफोर्स स्किल, जहाँ पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वर्कफोर्स के स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। कंज्यूमर बेनिफिट्स, वाइडर चॉइसेस, एग्जाम्पल इंडियन कंज्यूमर्स एक्सेस ग्लोबल ब्रांड्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग। तो कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिलता है, ये ग्लोबल ब्रांड्स जब मार्केट में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन ग्लोबल ब्रांड्स का एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स एज एन इंडियन कंज्यूमर इफ आई कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, ऑफकोर्स आई कैन अफोर्ड, तो आई कैन बाई द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो मुझे वाइडर चॉइसेस मिलती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर कंज्यूमर गुड्स जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि क्योंकि कंपटीशन ग्लोबली हर जगह है, अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो कस्टमर किसी और के पास जाएगा। Next is future outlook, emerging challenges, example adapting to new trade policies and geopolitical shift। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी या पॉलिटिकल शिफ्ट आता है, उस हिसाब से आप अपने बिजनेसेस को अडेप्ट करते हो उन चेंजेस के हिसाब से। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये ऐसे मार्केट है जहाँ पर अभी भी ग्रोथ की कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। एज बिजनेस दिस मार्केट्स कैन बी एक्सप्लोर्ड। Now the next topic that we are going to talk about is what are trading blocks। क्या होता है ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स, इसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है कुछ कंट्रीज होती है जो आपस में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करती है। ये ग्रुप फॉर्म करके डिसाइड करती है या तो ट्रेड बैरियर्स हम एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे, या तो रिड्यूस्ड ड्यूटीज़ एक दूसरे को चार्ज करेंगे। तो आपस में मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो हम एक दूसरे के लिए रखेंगे, लेकिन यही टर्म्स एंड कंडीशंस इस ग्रुप के बाहर जो होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी। इसको हम डिटेल में समझते हैं होता क्या है। पहले तो इसका मीनिंग दिया है मैंने, ग्रुप ऑफ कंट्रीज एनहांस ट्रेड एंड डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर्स। आपस में ग्रुप बनाया ना, एक दूसरे के मेंबर नेशंस है, तो एक दूसरे के ऊपर बैरियर्स हम इम्पोज नहीं करेंगे। इंट्रा रीजनल ट्रेड हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आपस में सिमिलर कंट्रीज विद सिमिलर रीजन्स जो होती है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्हाइल इम्पोजिंग कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स और नॉन मेंबर्स। अब जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर बैरियर नहीं होगा, लेकिन इस मेंबर के बाहर जो कंट्रीज होंगी, जो नॉन मेंबर्स होंगी, उनके ऊपर हम बैरियर्स को इम्पोज करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रेंजेस फ्रॉम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स टू इकोनॉमिक यूनियंस। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, हमारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स है। अब इसके सर्टन क्राइटेरियाज है जो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने टैबुलर फॉर्म में इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन टर्म का मतलब होता है कमिंग टुगेदर और मिक्सिंग टुगेदर। तो यहाँ पर मेंबर नेशंस क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर ट्रेड करते हैं, इंट्रा रीजनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हम ये टर्म इंटीग्रेशन यूज करते हैं उनके लिए। तो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में आता है हमारा साप्ता, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साइन किया है इसको 1995 में 7 साउथ एशियन कंट्रीज ने, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो ये वो 7 कंट्रीज है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। सो दीज आर दी कंट्रीज जो कि हिस्सा है हमारे साप्ता का। फीचर्स, लोअर ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर नेशंस, एक दूसरे के ऊपर ट्रेड बैरियर्स कम इम्पोज करेंगे। इंडिविजुअल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स, इन 7 के बाहर जो भी होगा वो नॉन मेंबर है, उन नॉन मेंबर के ऊपर हम टैरिफ बैरियर्स जो है वो ट्रेड बैरियर्स चार्ज करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट, आपस में लेबर और कैपिटल का मूवमेंट, उसके ऊपर हमारा रेस्ट्रिक्शन रहेगा। नो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, ये कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग। सिमिलरली हर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होगी, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम कॉमन नहीं बनाने वाले हैं। सेकेंड है फ्री ट्रेड एरिया, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर्स बट इंडिविजुअल बैरियर्स और नॉन मेंबर्स। सेम है, मेंबर नेशंस पे नो बैरियर्स, नॉन मेंबर नेशंस पे बैरियर्स कॉमन जो है वो हम लगाएंगे। इंडिविजुअल ये होगा, जैसे कि अगर
पहले तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन से है। साफ्ता आता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, USMCA, USA, मेक्सिको और कनाडा। यानी कि USA, मेक्सिको और कनाडा ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यूएस से ट्रेड करता है, समझ लीजिए साफ्ता के किसी नेशन के साथ में अगर वो ट्रेड कर रहा है, समझ लीजिए इंडिया के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो यूएसए की इंडिया के साथ में जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे वो अलग होंगे, कनाडा के अलग होंगे और मैक्सिको के अलग होंगे। तो ये होता है हमारा फ्री ट्रेड एरिया। फीचर्स है इसके, नो ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर्स के ऊपर कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेड बैरियर्स मेंबर नेशन पे सबके अलग अलग होंगे। लेबर और कैपिटल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली है और कोई कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम देखें तो यूरोपियन स्टील और कोल कम्युनिटी जो है फॉर स्टील एंड कोल ट्रेड, ये लोग फॉल करते हैं फ्री ट्रेड एरिया के कंसेप्ट में। थर्ड है कस्टम्स यूनियन, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर्स प्लस कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। यानी कि ये लोगों ने बोला है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर बैरियर नहीं है, लेकिन नॉन मेंबर नेशन के ऊपर जो बैरियर लगेगा वो कॉमन लगेगा। यानी कि यूएसए बोलेगा कि इंडिया पे 10% ही चार्ज करना है, तो मैक्सिको भी 10% करेगा और कनाडा भी 10% करेगा। इसको बोलते हैं कस्टम्स यूनियन। अब ऑफकोर्स हमारे USMCA यहाँ पर नहीं आता है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC जो बनाई गई है, फॉर्म्ड बाय 6 कंट्रीज, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। अब ये जो 6 कंट्रीज है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कस्टम्स यूनियन की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई बैरियर नहीं है, लेकिन इसके बाहर जो नॉन मेंबर्स होंगे उसके ऊपर कॉमन बैरियर होगा। यानी फ्रांस अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेगा तो फ्रांस बोलेगा इंडिया के ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी चार्ज करो, इटाली भी 100% करेगा, जर्मनी भी 100% करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर फ्रांस मतलब सबने मेंबर नेशंस ने डिसाइड किया है एक्सटर्नल बैरियर हमारे कॉमन होने चाहिए, वो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होंगे। यानी फ्रांस ये नहीं बोलेगा कि इंडिया पे मैं 10% लगाऊंगा, इटाली बोलेगा मैं 20% लगाऊंगा, नॉट अलाउड। आपको क्या करना है, आपको कॉमन बैरियर ही लगाना है अदर मेंबर नॉन मेंबर नेशंस के ऊपर। फीचर्स क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स मेंबर नेशन पे नहीं है, नॉन मेंबर पे एक्सटर्नल बैरियर कॉमन होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है नॉन मेंबर्स के साथ में, और पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस भी है लेबर और कैपिटल मूवमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज कॉमन मार्केट, जहां पर वी ट्रीट मेंबर नेशन एज वन मार्केट विद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर एंड कैपिटल। तो यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है EEC, बेसिकली वहां पर मेंबर नेशन एक मार्केट होता है, फ्री मूवमेंट होता है गुड्स, सर्विसेज, लेबर और कैपिटल का। एक्सटर्नल बैरियर्स जो नॉन मेंबर्स पे होते हैं वो कॉमन होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं नॉन मेंबर्स के ऊपर एक्सटर्नल बैरियर्स क्या लगाने हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक यूनियन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होता है ये, जहां पर EU जो है यूरोपियन यूनियन जो कि ECM से आया है, बेनेलिक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग जो है ये वो कंट्रीज है जो EU में इंक्लूड होती है। नो ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग मेंबर्स के ऊपर ट्रेड बैरियर नहीं है, लेकिन लेबर और कैपिटल के ऊपर फ्री मूवमेंट हमने दिया है, आपस में लेबर और कैपिटल का मूवमेंट फ्रीली हो सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी कॉमन होती है, आपस में तीनों नेशंस में मॉनेटरी, फिस्कल, एग्रीकल्चरल पॉलिसी कॉमन होगी, और कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं हमारे नॉन मेंबर नेशंस के ऊपर। आप ट्रेडिंग ब्लॉक्स के एग्जाम्पल देख लो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आता है हमारा साफ्ता, फ्री ट्रेड एरिया या अग्रीमेंट में आता है साफ्ता, USMCA, ESCC जो स्टील एंड कोला का एग्जाम्पल हमने देखा। कस्टम यूनियंस EEC है, कॉमन मार्केट इकोनॉमिक यूनियन। तो बेसिकली यहाँ जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बस इसी को मैंने आपको इस टेबल में कस्टमाइज करके बनाया है, जहाँ पर आप अगर इसको याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रेड बैरियर्स जो है वो कॉमन है, जहाँ पर एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है, कौन सी चीज़ है, वो यहाँ पर डिटेल में विथ प्रॉपर एंड स्पेसिफिक हेडिंग्स मेंशन की गई है। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑन इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेसेस के ऊपर इन ट्रेडिंग ब्लॉक्स का इम्पैक्ट क्या होता है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मेंबर कंट्रीज में, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंडिया का पार्टिसिपेशन ट्रेडिंग ब्लॉक्स में है तो मेंबर ऑफ साफ्ता, बिम्स्टेक है। ट्रेड एग्रीमेंट जो बनाए गए हैं वो बनाए हैं एशियन, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन नेशंस के साथ में। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, इंक्रीज्ड मार्केट एक्सेस,
ब्रॉडर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर लार्जर मार्केट्स जैसे कि एशियन और साफ्ता जैसे मार्केट्स का एक्सेस हमको मिलता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है एशियन कंट्रीज़ को सिग्निफिकेंटली पोस्ट FTA फ्री ट्रेड एरिया के बाद। एक्सपांशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस, अलग अलग कस्टमर बेस आपको मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट को सर्व करो। इंडिया टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स में भी एक्सपांड करता है, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में ये प्रोडक्ट्स को भी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, स्टेबल एनवायरनमेंट है क्योंकि रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स कम है। FDI जो है हम इंक्रीज FDI फ्रॉम जापान एंड साउथ कोरिया इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। FDI जो है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जापान और साउथ कोरिया से आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कंपनीज फ्रॉम ब्लॉक मेंबर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, ब्लॉक मेंबर्स नेशन से ट्रेडिंग ब्लॉक से इन्वेस्ट करती है इंडिया में, जैसे सिंगापोरियन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। Improved competitiveness, economies of scale, reduced production cost through larger market, production cost कम होता है क्योंकि मार्केट हम सबसे बड़ा सर्व कर रहे हैं। Indian auto component manufacturers scaled up production for Asian markets, streamlined supply chains and custom procedures, faster clearance for Indian exports under SAFTA। SAFTA के अंदर हमको जो क्लियरेंस है वो बड़ा ही क्विक मिलता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर नहीं होते हैं। वही इंडिया के ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होकर सेल होता है हमारे एशियन मार्केट्स में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, लोअर टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज से जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं टैरिफ्स कम चार्ज करते हैं। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स जो है वो कंपोनेंट सोर्स करती है कहाँ से, एशियन मार्केट से। न्यू सप्लायर्स एंड पार्टनर्स, बिल्डिंग पार्टनरशिप्स विद इन द ब्लॉक, हम ब्लॉक के अंदर ही मेंबर नेशंस के साथ में ही पार्टनरशिप करते हैं, जैसे कि इंडियन IT फर्म्स कोलैबोरेट करती है सिंगापोरियन कंपनीज के साथ में। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी हार्मोनाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस विद हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलाइनिंग विद एशियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर आप उस एशियन मार्केट में सर्व करते हो आपको उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फार्मास्यूटिकल्स यानी ड्रग्स मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना है। प्रेडिक्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सडन रेगुलेटरी चेंजेस, अचानक से कोई रेगुलेशन में चेंजेस आना इसका रिस्क कम होता है। स्टेबल ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की एशियन FTA के अंडर। अभी हमने देखा पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है ट्रेडिंग ब्लॉक का, ट्रेड डाइवर्शन, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, कॉम्पिटिशन फ्रॉम ब्लॉक मेंबर्स इन थर्ड कंट्रीज, इंडियन टी एक्सपोर्ट्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम श्रीलंका इन EU मार्केट, यानी नॉन मेंबर नेशन से तुमको कंपटीशन स्टिफ मिल सकता है। तो इंडिया जो EU के मार्केट में नहीं है तो EU के मार्केट से उसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है, किसमें, टी एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो कि श्रीलंका, कंपटीशन फ्रॉम श्रीलंका इन EU मार्केट्स। तो श्रीलंका जो है वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स में ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया का। हायर कॉस्ट, लेस एफिशिएंट सप्लायर्स विद इन द ब्लॉक में इंक्रीज कॉस्ट, अगर सप्लायर्स एफिशिएंट नहीं है तो आपका जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चर करने का वो बढ़ सकता है, या इंपोर्ट का कॉस्ट आपका बढ़ सकता है अगर सप्लायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। जैसे हायर इंपोर्ट कॉस्ट जो है इंडिया को पे करना होता है स्टील के ऊपर ड्यू टू प्रेफरेंशियल सोर्सिंग विद इन ब्लॉक्स। अब क्योंकि ब्लॉक्स के अंदर ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हमें उसको इंपोर्ट चार्जेस हायर पे करना पड़ता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अनइक्वल बेनिफिट्स, डेवलप्ड रीजन्स इन इंडिया बेनिफिट्स मोर, अब जो रीजन डेवलप है वो ज़्यादा फायदा देता है। जैसे साउदर्न स्टेट्स जो है गेंड मोर फ्रॉम एशियन ट्रेड दैन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में साउदर्न स्टेट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिला है, किसका गेन, ये बेनिफिट मिला है एशियन ट्रेड से। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, स्मॉलर इंडियन फर्म्स स्ट्रगल अगेंस्ट लार्जर ब्लॉक मेंबर्स, जो इंडियन फर्म्स, जो छोटी मोटी इंडियन फर्म्स है वो सबसे ज़्यादा कंपटीशन फेस करती है। जैसे इंडिया में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फेस्ड चैलेंजेस कॉम्पिटिंग विद थाई मैन्युफैक्चरर्स, जो थाई मैन्युफैक्चरर्स है उनसे कंपटीशन जो है वो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स फेस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लायंस, अडेप्टिंग टू मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स का मतलब है अलग अलग नेशंस है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होंगे, तो आपको हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स फेस्ड चैलेंजेस मीटिंग EU एंड एशियन स्टैंडर्ड्स, EU के स्टैंडर्ड्स अलग है, एशियन के स्टैंडर्ड्स अलग है, दोनों के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के हिसाब से यू हैव टू डील विथ इट, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सपोर्ट।
ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, नेविगेटिंग मल्टीपल एग्रीमेंट्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग मार्केट, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी तरीके से उनके एग्रीमेंट्स भी अलग होते हैं। तो यू एज एन इंडियन बिजनेस यू नीड टू मैनेज रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर डिफरेंट FTAs, अलग अलग फ्री ट्रेड एरियाज के अंदर या फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर आपको अलग अलग क्या करना पड़ता है, आपको उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। डिपेंडेंसी ऑन रीजनल मार्केट्स, ओवर रिलायंस ऑन रीजनल मार्केट्स, वल्नरेबिलिटी टू ब्लॉक स्पेसिफिक डाउन टर्न्स। तो यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू एशियन अफेक्टेड ड्यूरिंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है तो भी आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो सफ़र करते हैं। 2008 में इकोनॉमिक डाउनटर्न था, रिसेशन फेस कर रही थी इकोनॉमी, तो एशियन मार्केट में भी उसी तरीके से उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। Risk of economic isolation, limited exposure to global opportunities, focus on SAFTA reduced India's trade with non-member African nations. अब SAFTA पे ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए non-member African nations जो है उनकी तरफ उनका जो रिस्क है वो क्या हो गया, बढ़ गया, डिवाइड हो गया बेसिकली। Then impact on domestic industries, industry displacement, vulnerable sectors face job losses. जो वीकर सेक्शंस होते हैं कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा जॉब लॉस फेस करते हैं। जैसे इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री स्ट्रगल्ड अगेंस्ट चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। डेयरी इंडस्ट्री थोड़ी सी एक वल्नरेबल इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन मिला है न्यूजीलैंड की इंपोर्ट्स की वजह से। एडजस्टमेंट एंड ट्रांजिशन कॉस्ट, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड रिट्रेनिंग स्टाफ, जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हो और स्टाफ को निकालते हो। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टेड इन ऑटोमेशन टू कम्पीट विद चाइनीज इम्पोर्ट्स। चाइना को कंपटीशन देने के लिए हमने ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। तो इस तरीके से हम जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ केस स्टडीज दी है विद एग्जांपल। इंडियन एशियन फ्री ट्रेड एरिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट, Indian companies in sectors like pharmaceuticals and textiles have benefited from increased access to Asian market, leading to higher export volumes and revenue. अब इंडियन कंपनीज में अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल की, तो इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है एशियन मार्केट्स को एक्सेस करके। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर साइड Some Indian manufacturing sectors have faced stiff competition from Asian countries. अगर आपको वहाँ से फ़ायदा मिला है तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स भी कुछ सफ़र हुए हैं एशियन कंट्रीज से, which have led to market share losses and increased pressure on local producers. तो कई सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर उनका इम्पैक्ट हमको देखने मिला है। Then we have SAFTA. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? इंडियन बिजनेसेस हैव गेन्ड ग्रेटर एक्सेस टू साउथ एशियन मार्केट। साउथ एशियन मार्केट से बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ है। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन द रीजन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। नेगेटिव इम्पैक्ट, स्मॉल इंडियन बिजनेसेस जैसे कि हो गए हमारे जो लेस कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है इंपोर्ट के लिए फ्रॉम अदर साउथ एशियन कंट्रीज, लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड चैलेंजेस, जिसकी वजह से कंपटीशन और चैलेंजेस जो है वो दोनों ही बढ़ गए। देखो इतना याद रखो, अगर एक्सेस आपको मिलता है मार्केट का, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको वो कंट्री भी तो एक्सपोर्ट करेगी हमारे कंट्री में, और जब वो एक्सपोर्ट करेगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को फेस करना पड़ेगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, India chose not to join the RCEP. The bloc's formation has influenced Indian businesses by altering trade dynamics in the Asia-Pacific region, creating opportunities for strategic realignment. अब इंडिया ने सिलेक्ट किया कि RCEP को हमको ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई जिससे कि वो उन मार्केट्स में एंटर हो गए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? अब इसमें नॉन पार्टिसिपेशन की वजह से माइट लिमिट इंडियाज एबिलिटी टू लेवरेज पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्रीमेंट। अब क्योंकि तुम मेंबर नेशन नहीं हो लेकिन ट्रेड कर रहे हो, तो तुमको बेनिफिट तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, पोटेंशियली अफेक्टिंग इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट में आपको वो ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। वाई? जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ मेंबर नेशन। ट्रेडिंग ब्लॉक्स का डुअल इम्पैक्ट होता है इंडियन बिजनेस में। एक तो है अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप अलग अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हो। इन्वेस्टमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट डेफिनेटली होता है, और रेगुलेटरी अलाइनमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करना पड़ता है।
विच इज़ गुड फॉर यू टू इम्प्रूव एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ बिजनेस। वही अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो ट्रेड डाइवर्जन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसी के साथ साथ स्टिफ कंपटीशन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है इकोनॉमिक करेंसीज में बोल दो, डेवलपमेंट के हिसाब से बोल दो, तो ये डिफरेंसेस देखने मिलता है, एंड कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटीज़। कुछ कंट्रीज़ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेती है या अपने प्रोसीजर्स को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना लेती है क्योंकि वो आप पे डायरेक्टली एक बैरियर नहीं लगाती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर एक दूसरा तरीका होता है जिससे कि वो आपके ऊपर क्या करती है, बेसिकली चैलेंजेस आपके सामने थ्रो करती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी, तो बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। डैश इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स और मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, तो वो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। डैश इज कंसर्न विद एक्सपांशन ऑफ मार्केट, तो एक्सपांशन ऑफ मार्केट इज बेसिकली कॉमर्स। डैश इज कंसर्न विद इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड देन सेलिंग देम इन अनदर कंट्री, कहीं से इम्पोर्ट किया और कहीं पर एक्सपोर्ट किया, तो वो होता है एंट्री पोर्ट। डैश फिल्स द नॉलेज गैप, एडवर्टाइजिंग। डैश concept of business is concerned with customer satisfaction, तो modern concept of business. Analysis of dash environment indicates strength and weaknesses of the organization. तो एनालिसिस जब करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता रहा है वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। The dash objective of any business is to make profit. Primary objective. Profit क्या है? Reward है। क्या है? Reward है। Profit is the dash for the efforts undertaken by business firm. So as I said, profit is the reward. A firm can gain profits through cost cutting measures and by delivering dash value to the customers. Firm profit कमा सकती है cost cutting measures से, of course it is delivering superior value to the customer. Professional business firms place focus on quality of products to gain competitive dash in the market. क्यों हम इतना उतर रहे मार्केट में? ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू डैश एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। Nowadays, business firms try to achieve a balance between profits, customer satisfaction, and public interest, or you can also call it as societal interest. Business firms try to fulfill their social responsibility towards various stakeholders. CSR का concept जो आया है वो आया है in India in the year 2000. Companies Act 2013 के हिसाब से CSR को introduce किया गया है. Dash industries are engaged in the reproduction and multiplication of certain, ये है genetic नाम से ही multiplication और reproduction of plants and animals को याद रखना है. Dash refers to buying and selling of products is trade. Dash is concerned with trade and aids to trade, which is commerce. Dash solves the problem of time difficulty is warehousing. Place difficulty is basically solved by transportation. Dash helps to minimize business risk, insurance. Mercantile agent acts as an intermediary between buyer and seller. ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स, तो वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाता है जिसके अंदर प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल जरूरी है। सर्वाइवल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म, वन ऑफ द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म। प्रॉफिट इज वन ऑफ द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म, सो दैट इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फर्म। So with this we have completed with our chapter number 1. यहाँ अपना chapter number 1 complete होता है। मिलती हूँ आपसे next lecture में हमारे chapter number 2 के साथ। Till then stay tuned to our channel. Thank you very much.